हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी में। दोस्तों, आज हम हमारा सीडीपी का जो विषय है बुद्धि इंटेलिजेंस, उसको कवर करेंगे। हमने हमारे पहले पार्ट में हमने बुद्धि को पढ़ चुका है। उसमें हमने बताया है कि बुद्धि क्या होती है। बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं हमारे, उन्होंने बुद्धि के बारे में क्या क्या अपने कथन दिए हुए हैं, बुद्धि के प्रकार के बारे में हमने उसमें पढ़ा हुआ है। तो जिन लोगों ने हमारे पार्ट 1 बुद्धि का, जिन लोगों ने नहीं देखा उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। अब हम इस वीडियो में बुद्धि के जो सिद्धांत हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला जो सिद्धांत है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, जो हमारा पहला जो सिद्धांत है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, इसको किसने दिया? बिने मनोवैज्ञानिक ने दिया। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत है, उसको बिने ने दिया। द्विकारक सिद्धांत की बात करें तो इसको स्पीयरमैन ने दिया। द्विकारक हो या त्रिकारक हो, दोनों को ही स्पीयरमैन ने दिया हुआ है। बहुकारक सिद्धांत की बात करें तो थॉर्नडाइक ने दिया है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने दिया हुआ है। समूह कारक सिद्धांत की बात करें तो थर्स्टन जी ने इसको दिया हुआ है। दोस्तों, अगर हम इसके एक कारक, द्विकारक, त्रिकारक, बहुकारक जितने भी सिद्धांत हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर साल ये सिद्धांत कहीं ना कहीं एग्जामों में आते हैं, चाहे वो सी-टेट हो, यूपी-टेट हो, सुपर-टेट हो, एमपी-टेट हो, हर साल आते हैं। इसलिए आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए, जिससे जो हमारी जो 10 नवंबर को एग्ज़ाम होना है उस एग्ज़ाम की दृष्टि से ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम अगले जो सिद्धांत की बात करें, समूह कारक सिद्धांत, उसको दिया थर्स्टन ने। अब हम इसके बाद नीचे चलते हैं। इसमें बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत, जो बुद्धि का जो है प्रतिदर्श सिद्धांत, इसको दिया, इसको भी थॉमसन ने दिया। और इसके बाद है पदानुक्रम सिद्धांत। पदानुक्रम सिद्धांत इसको दिया सिरिल बर्ट और बर्नर ने। पदानुक्रम सिद्धांत को दिया सिरिल बर्ट और बर्नर ने। त्रितंत्र का सिद्धांत दिया स्टर्नबर्ग ने। त्रितंत्र का सिद्धांत दिया स्टर्नबर्ग ने। अब हम त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत की बात करें तो इसको दिया गिलफोर्ड ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत दिया गिलफोर्ड ने। तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत, इसको दिया केटल ने। तरल व ठोस बुद्धि का जो सिद्धांत उसको केटल ने दिया। इसके बाद हम बहुबुद्धि का सिद्धांत की बात करें, जो इसका जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत, इसको दिया गार्डनर ने। बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया। आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत दिया वो ब्लूम ने दिया। जो आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत है उसको दिया ब्लूम ने। इसके बाद हम बुद्धि के एक कारक सिद्धांत की बात करें तो जो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत है उसको दिया बिने जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने दिया। अब हम पढ़ते हैं बुद्धि का एक कारक सिद्धांत के बारे में। तो बिने मनोवैज्ञानिक जो थे वो फ्रांस के निवासी थे और इन्हें बुद्धि के जनक के रूप में जाना जाता है। अब हम बात करें कि बुद्धि के जनक, तो बुद्धि के जनक के बारे में बात करेंगे तो इसमें नाम आएगा बिने जी का। बिने जो मनोवैज्ञानिक थे वो कहाँ के थे? फ्रांस के निवासी थे और इन्हें बुद्धि के जनक के रूप में जाना जाता है। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया इसके अनुसार, अब हम देखेंगे कि जॉनसन ने इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत कहा था। जो जॉनसन थे उन्होंने जो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत था उसे बोल दिया था कि यह एक निरंकुशवादी सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है जिसके द्वारा मानसिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। जॉनसन ने कहा यह एक निरंकुशवादी सिद्धांत है और इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक अविभाज्य इकाई, जिसे विभाज्य नहीं किया जा सकता है और जिसके द्वारा मानसिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि तीव्र हो तो वह सभी कार्य कर सकता है। यह सिद्धांत ये कहता है यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि तीव्र है तो वह सभी प्रकार के कार्य को कर सकता है। हम अगर फिर से देखें बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, तो जो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत है उसको अल्फ्रेड बिने जी ने दिया। उसको अल्फ्रेड बिने ने दिया। और अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? तो अल्फ्रेड बिने जो थे वो फ्रांस के निवासी थे। अल्फ्रेड बिने फ्रांस के निवासी थे और इन्हें बुद्धि का जनक के रूप में जाना जाता है।
और जो हमारे दूसरे मनोवैज्ञानिक थे जॉनसन ने क्या कहा? जॉनसन ने इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत कहा। जॉनसन ने इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत कहा। और इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है जिसको विभाज्य नहीं किया जा सकता और जिसके द्वारा मानसिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। अब यहाँ हम अगर निरंकुश शब्द की बात करें तो निरंकुश शब्द एक है, आपके जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं आपकी बुद्धि कंट्रोल कर रही है। हमारे जो भी हैं डिसीजन लिए जाते हैं उनको बुद्धि कंट्रोल करती है। इससे हमारी बुद्धि पर अंकुश लगाने वाला कोई तत्व नहीं है, इसलिए यह निरंकुश है। और अविभाज्य की बात करें तो जिसको विभाज्य नहीं किया जा सकता, अनडिवाइडेड है, सिंगल यूनिट, फैक्टर, ये सब अविभाज्य शब्द के अर्थ होंगे। अब हम इसमें बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत बिने हैं, इस सिद्धांत को दोषपूर्ण माना गया। इस सिद्धांत को दोषपूर्ण माना गया। जो व्यक्ति विज्ञान में निपुण हो सकता है वो इतिहास में भी निपुण हो ये आवश्यक नहीं है। सही बात है, जो व्यक्ति विज्ञान में निपुण है वह जरूरी नहीं कि वो जो इतिहास में भी, जो विज्ञान में निपुण है वो इतिहास में भी निपुण हो सकता है उसकी विज्ञान अच्छी हो, इतिहास में वह 0 हो, या हो सकता है इतिहास अच्छी हो, विज्ञान में वह 0 हो। तो इस सिद्धांत को दोषपूर्ण माना गया है। जबकि बिने जी ने कहा था, ऊपर हम देखते हैं, किसी व्यक्ति की बुद्धि तीव्र होती है तो वह सभी कार्य कर सकता है, ऐसा कहा गया था। लेकिन इसके कुछ दोष भी हैं। दोष में ये कहा गया है कि जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति विज्ञान में निपुण हो इतिहास में भी हो, तो यही है। लेकिन सभी मानसिक क्रियाएं इसके अधीन है। इसमें कहा गया बुद्धि किसी के अधीन नहीं है, बुद्धि किसी के अधीन नहीं है, लेकिन सभी मानसिक क्रियाएं इसके अधीन है। बुद्धि निरंकुश है, इसलिए जॉनसन ने इसे निरंकुशवादी सिद्धांत कहा। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत को पूछ ले कि किसने निरंकुशवादी कहा, तो इसका आंसर आएगा जॉनसन। और अगर हम बुद्धि के एक कारक सिद्धांत की बात करें तो इसके जो समर्थक थे, इस सिद्धांत के जो समर्थक थे वो बिने थे, टर्मन थे और स्टर्नर थे। और हम अगर इस सिद्धांत को अच्छे से पढ़ें तो इसमें समझ में आ रहा है हमको कि इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक इकाई है। जो एक कारक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक इकाई है और संपूर्ण बुद्धि एक समय में सक्रिय, जो हमारी संपूर्ण जो बुद्धि है वो संपूर्ण बुद्धि एक समय में सक्रिय होकर एक ही प्रकार का काम करती है। जो हमारी जो बुद्धि रहेगी, संपूर्ण बुद्धि रहेगी, वो एक समय में सक्रिय हो जाती है और एक ही प्रकार का काम कर सकती है। मतलब हम एक टाइम में 2 या 3 4 काम नहीं कर सकते। तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत के समर्थक की बात करें तो हम इसमें बिने, टर्मन और स्टर्न, ये 3 मनोवैज्ञानिक थे जो इस सिद्धांत के समर्थक थे। और इस सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक इकाई है। बुद्धि एक इकाई है और संपूर्ण बुद्धि एक समय में सक्रिय होकर एक ही प्रकार का काम कर सकती है। अब हम इसके द्विकारक सिद्धांत में आए तो द्विकारक सिद्धांत को बोलते हैं टू फैक्टर थ्योरी। और आप ये देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितने एग्जामों में आया हुआ है। हर साल ये क्वेश्चन आता है। MP टेट हो, बिहार टेट हो, जे टेट हो, CG टेट हो, UP टेट हो, हर साल 11, 13, 17 हर साल आता है। तो हम इसको अब देखेंगे। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत की बात करें तो इसके प्रतिपादक थे स्पीयरमैन। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन थे और ये इंग्लैंड के थे। 1904 स्पीयरमैन इंग्लैंड के थे और 1904 में उन्होंने यह सिद्धांत दिया हुआ था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि 2 कारकों से मिलकर बनी हुई है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि 2 कारकों से मिलकर बनी हुई है। पहला जो कारक है सामान्य योग्यता कारक, मतलब जनरल एबिलिटी फैक्टर या जी फैक्टर बोलते हैं इसको। और जो हमारा दूसरा कारक है वह है विशिष्ट योग्यता कारक। दूसरा जो है विशिष्ट योग्यता कारक, स्पेसिफिक एबिलिटी फैक्टर, और या बोल सकते हैं एस फैक्टर। तो हमारा जो जनरल हो गया उसको जी फैक्टर बोलते हैं, जो विशिष्ट स्पेसिफिक हो गया उसको एस फैक्टर बोलते हैं। तो स्पीयरमैन के अनुसार जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है वो 2 कारकों से मिलकर बना हुआ है। पहला हमारा हो जाएगा सामान्य योग्यता कारक, दूसरा हो जाएगा विशिष्ट योग्यता कारक। अब हम इसको देखें सामान्य योग्यता कारक। तो सामान्य योग्यता कारक सही प्रकार के कार्यों में सहायक होती है, जो 2 कारकों से मिलकर बनी हुई है, बोल रहे हैं स्पीयरमैन जी बुद्धि। तो इसका जो पहला है सामान्य योग्यता कारक, इसके अनुसार सही प्रकार के कार्यों में सहायक होती है और विशिष्ट योग्यता कारक में विशिष्ट कार्य को करने में सहायक होती है। इसका जो हमारा
समान योग्यता कारक है। इसमें बुद्धि सही प्रकार के कार्यों में सहायक होती है। जितने भी प्रकार के हमारे कार्य होंगे उसमें बुद्धि सहायक होगी। और जो हमारा दूसरा विशिष्ट योग्यता कारक है, इसके अनुसार विशिष्ट कार्य करने में सहायक होती है। कुछ स्पेसिफिक कार्यों को करने में बुद्धि सहायक होती है। जैसे संगीत सीखने, चित्र बनाने, क्रिकेट खेलने और आदि में ये विशिष्ट कारक हैं। यह अर्जित योग्यता होती है। यह होती है अर्जित योग्यता। अब हम अगर बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत की बात करें तो जो बहुकारक सिद्धांत है उसको थॉर्नडाइक जी ने दिया। और थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये थे अमेरिका के। अब हम बहुकारक सिद्धांत के बारे में पढ़ें तो इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी है जो प्रत्येक विशिष्ट मानसिक कार्यों को करने में सहायता करती है। थॉर्नडाइक जी कह रहे हैं कि जो बुद्धि है वो कई स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी है जो प्रत्येक विशिष्ट मानसिक कार्य करने में सहायता करती है। और थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 भागों में विभाजित किया है। थॉर्नडाइक जी हैं, उन्होंने बुद्धि को 3 भागों में विभाजित किया हुआ है। पहला है हमारा सामाजिक बुद्धि, दूसरा है गामक या यांत्रिक बुद्धि और तीसरा है अमूर्त बुद्धि। जो बुद्धि को 3 भागों में थॉर्नडाइक जी ने बांटा है उसमें है पहला सामाजिक बुद्धि, दूसरा गामक या यांत्रिक बुद्धि, तीसरा है अमूर्त बुद्धि। यह है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत है जो थॉर्नडाइक जी ने दिया, इस सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक जी थे और जो अमेरिका के निवासी थे। इनके अनुसार बुद्धि का विकास 18 वर्ष की उम्र तक ही हो सकता है। इन्होंने कहा कि जो बुद्धि का जो है विकास है वो सिर्फ 18 वर्ष तक की आयु तक ही हो सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में अनेक कारक विद्यमान होते हैं। इनके सिद्धांत को परमाणु सिद्धांत या बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये पूछ सकता है कि किसके सिद्धांत को, कौन सा सिद्धांत बालू का सिद्धांत कहा जाता है? तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत या थॉर्नडाइक का सिद्धांत को बालू का सिद्धांत या परमाणु सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बुद्धि में विद्यमान कारकों की तुलना रेत के टीले में व्याप्त बालू के कणों से की थी। जो इन्होंने बुद्धि में विद्यमान कारकों की तुलना रेत के टालों में व्याप्त बालू के कणों से की थी। अब हम अगर बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत को समझें जो थॉर्नडाइक ने दिया है, तो इसके अनुसार थॉर्नडाइक के अनुसार कठिनाई का स्तर बढ़ने के साथ बुद्धि का स्तर भी बढ़ता है। जैसे जैसे कठिनाई बढ़ेगी वैसे वैसे बुद्धि का स्तर भी बढ़ता चला जाएगा, ऐसा कहा थॉर्नडाइक जी ने। थॉर्नडाइक जी ने कहा कि कठिनाई का स्तर बढ़ने के साथ साथ बुद्धि का स्तर भी बढ़ते चला जाता है। आप डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं, जैसे ही कठिनाई का हमारा स्तर रहेगा हमारी बुद्धि बढ़ रही। कम कठिनाई तो बुद्धि हमारी कम बढ़ेगी, फिर ज़्यादा कठिनाई आएगी तो ज़्यादा बुद्धि बढ़ जाएगी, और ऐसी बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है तो हमारा जो बुद्धि का स्तर है वो बढ़ता चला जाता है। अब हमारा अगला जो सिद्धांत है बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, जो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत है उसको दिया थर्स्टन व कैली ने। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत को थर्स्टन व कैली ने दिया। इसके अनुसार इसमें हम पढ़ेंगे इसका प्रतिपादन जो है, इसका प्रतिपादक थर्स्टन व कैली ने अपनी पुस्तक प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, मतलब पीएमए बोल सकते हैं, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ में किया। इसके अनुसार बुद्धि में 13 तत्व होते हैं। थर्स्टन व कैली के अनुसार जो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत है, जो बुद्धि में सिर्फ 13 तत्व होते हैं जिनमें से केवल 7 महत्वपूर्ण तत्व माने गए हैं। एवं निष्कर्ष निकाला गया है कि बुद्धि केवल 7 प्राथमिक मानसिक क्रियाओं का समूह है। हम बात करें बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत की, तो इसको थर्स्टन और कैली ने दिया और इन्होंने अपनी पुस्तक पीएमए प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ में इसका वर्णन किया है। इसके अनुसार बुद्धि में 13 तत्व होते हैं जिनमें से केवल 7 महत्वपूर्ण तत्व माने गए हैं। वह निष्कर्ष निकाला गया है कि बुद्धि केवल 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह है। अब हम देख लेते हैं वो 7 कौन कौन से तत्व हैं। तो पहला जो हमारा हो जाएगा समूह सिद्धांत, पहला जो हमारा हो जाएगा शाब्दिक योग्यता। हमारा जो पहला है शाब्दिक योग्यता, वर्बल एबिलिटीज़। दूसरा स्मरण शक्ति मतलब मेमोरी एबिलिटी।
तीसरा आंकिक योग्यता मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी। चौथा है तार्किक योग्यता लॉजिकल एबिलिटी। पांचवा है शब्द प्रवाह योग्यता वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी। और हमारा छठा है प्रत्यक्षणात्मक योग्यता परपेचुअल एबिलिटीज़। और सातवां है स्थानिक योग्यता स्पेक्ट्रल एबिलिटी। अब हम अगर इसके पहले शाब्दिक योग्यता मतलब वर्बल एबिलिटी की बात करें तो शब्दों का प्रयोग करना इसके अनुसार है, जो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं ये इसमें आ जाएगा। दूसरा है स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति मतलब याद रखने की क्षमता, हमारी जो मेमोरी पावर है, याद रखने की क्षमता है, वह इसका सेकंड है। मतलब कारक जो 7 कारकों में है, सेकंड स्मरण शक्ति इसमें आ जाएगा याद रखने की क्षमता। तीसरे आंकिक योग्यता की बात करें, आंकिक मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब नंबर अंकों की पहचान करना, 1 2 3 4 इनकी पहचान करना, ये आंकिक योग्यता कहलाती है। चौथा हमारा तार्किक योग्यता। तार्किक योग्यता की बात करें तो तर्क लॉजिकल जो एबिलिटी होती है उनकी पहचान करना। शब्द प्रवाह योग्यता की बात करें तो शब्दों को फ्लो में बोलना, शब्दों को यह हमारा शब्द प्रवाह योग्यता हो जाती है। प्रत्यक्षणात्मक योग्यता की बात करें तो देखकर समझना, छूकर समझना, अवधारणा, ये सब चीज़ें हो जाएंगी प्रत्यक्षणात्मक योग्यता में। अब हम बात करें स्थानिक योग्यता, तो स्थानिक योग्यता में दिशा को समझना, आकृति को समझना, ये सभी चीज़ें हैं इस योग्यता में। तो आप लोगों को हमारा जो बुद्धि आज का जो टॉपिक था कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आपको जो हमारे वर्क 3 की जो हम सीरीज चला रहे हैं इसकी जो आगे वाली वीडियो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।